नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कई अहम कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 11 बजे राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के संबंध में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा जल मूल्य और सीमा शुल्क की दरों का पुनरीक्षण के संबंध में भी बैठक होनी है। वहीं 4 बजे भारत मौसम विज्ञान केंद्र के 146वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। 146वें स्थापना दिवस पर डॉप्लर रडार मुक्तेश्वर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये अहम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देखने को मिल रहे हैं। स्थापना दिवस पर डॉप्लर रडार मुक्तेश्वर का भी निरीक्षण करेंगे और कई अहम बैठकें आज होने जा रही हैं। शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से कोरोना को मात देकर वापस लौटे तब से लगातार वो विकास कार्यों में लगे हुए हैं। कई अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रोज देखने को मिलते हैं और आज भी कई अहम कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। जल और सीमा शुल्क की दरों को लेकर भी आज अहम बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो भारत मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना दिवस का जो निरीक्षण है उसके बारे में भी बैठक है। इसके अलावा स्थापना दिवस पर डॉप्लर रडार मुक्तेश्वर का उद्घाटन भी किया जाएगा और सचिवालय में कैबिनेट की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें कई अहम लोग उत्तराखंड सरकार से मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये आज के अहम कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर हमारे अपराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर भक्तों से सहयोग के लिए विनम्र निवेदन। दरअसल उन्होंने भक्तों से सहयोग के लिए विनम्र अपील की है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वे अपनी क्षमता के अनुसार अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में अपना कुछ न कुछ आर्थिक रूप से योगदान अवश्य करें और प्रभु श्री राम के नाम के इस महायज्ञ में अपनी श्रद्धा समर्पित करके पुण्य कमाएं। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट द्वारा 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन तैयार किए गए हैं और इसी मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच रामलला के कोई न कोई सेवक आपके दरवाजे तक अवश्य आएंगे। जिस प्रकार राम सेतु निर्माण में एक गिलहरी तक ने अपना योगदान दिया था, ठीक उसी मनोभाव व श्रद्धा भाव से इस पुनीत कार्य हेतु अपना सहयोग अवश्य दें। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने पर विभाग के मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सांसद मेनका गांधी के पत्र का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति 15 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद सभी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम और भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन्फ्लुएंजा की जो है इन्फेक्शन भी लेके आते हैं और सितंबर अक्टूबर में इन बर्ड्स का जो है मूवमेंट होता है। मेनका गांधी जी ने जो पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा था और विभाग ने उसका संज्ञान भी लिया है। चूँकि आज के अखबार में हम सब लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह भी दिया है और ये निर्देशित कर दिया है कि
सरकार किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है और मुझे लगता है कि हमें उस जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए और उसमें ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सांसद मेनका गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरोप लगे हैं उनकी बेशक जांच होगी, लेकिन सांसद मेनका गांधी का कहना है कि वर्ल्ड बैंक से भेड़ और ऊन डेवलपमेंट बोर्ड को 3000 करोड़ रुपए की परियोजना से बजट मिला है, लेकिन इस तरह की कोई परियोजना बाढ़ में है ही नहीं। विभाग में एनसीडीसी की परियोजना चल रही है जिसमें 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके तहत 7 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। जहां तक फीड खरीदने में अनियमितता की बात है तो सीओ से उन्होंने इसकी जानकारी मांगी है। पशुपालन विभाग में जो परियोजना चल रही है, एनसीडीसी की परियोजना चल रही है। एनसीडीसी की परियोजना में अभी तक जो पशुपालन विभाग का जो कंपोनेंट है वो 25 ही करोड़ हैं और वो जारी किए गए हैं। उसके सापेक्ष व्यय तो सीओ से मांगी है जानकारी। ये कहा है मीनाक्षी सुंदरम ने, आरोप लगे हैं उनकी बेशक जांच होगी, ये कहती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप मेनका गांधी की ओर से लगाए गए हैं पशुपालन विभाग पर, उसी को देकर सफाई देती हुई दिखाई दी है आर मीनाक्षी सुंदरम। कह रही है कि ठीक है, हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, तो जब कार्रवाई होगी तब पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। ऋषिकेश में उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा भेड़ पालकों के साथ मिलकर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अविनाश आनंद, मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा ऑस्ट्रेलिया से खरीदकर लाई गई मैरिनो भेड़ से प्रजनन के दौरान पैदा हुए बच्चों के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर आनंद द्वारा बताया गया कि इन पेड़ों से प्रजनन के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे काफी अच्छी किस्म की ऑन ऊन पैदा हो रही है, जिससे भेड़ पालकों को उनके व्यवसाय में काफी मदद मिलेगी। वहीं जब मेनका गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में लिखी बात के बारे में डॉक्टर अविनाश आनंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैरिनो भेड़ पूरी तरह स्वस्थ हैं, ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं। वहीं पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी है और मामले की जांच की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं अभी मामला जांच में है। मनीष भाई, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने आपसी कलह से किस तरह पार पाएगी? चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा या कांग्रेस बिना सीएम का चेहरा घोषित किए ही चुनाव में आएगी? और किसानों के समर्थन में कल कांग्रेस के राजभवन कूच को लेकर हिंदी खबर ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2022 का चुनाव सामने है, किस तरह से कांग्रेस की तैयारी रहेगी? दूसरा, कल 15 जनवरी को कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर राजभवन कूच करने जा रही है, तो उसकी क्या रणनीति रहेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 22 का चुनाव है, कांग्रेस किस तरह से तैयार है? देखिए, कांग्रेस निचले संगठन से लेके ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर के संगठन तक में जा रही है और हमारे प्रभारी तो जब भी कहीं जाते हैं तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पहले बात करते हैं, फिर ब्लॉक स्तर और सीधा फ़ोन भी करते हैं लगातार सबको। इसलिए काफ़ी काम चल रहा है और प्रति माह की तारीखें तय कर रखी उन्होंने बैठक की, जो हो रही हैं लगातार। तो एक नई जान, नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2022 कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जनता बहुत परेशान है। हम लोग अपने क्षेत्र में भी, जहाँ से हम स्वयं लड़ते हैं, और अन्य जगह भी जो उत्साह है नौजवानों में, वो दौड़ दौड़ कर घर आ रहे हैं कि हम अब की बार आपके साथ रहेंगे। उससे ये दिखाई देता है कि कांग्रेस के पक्ष में आम जनता का वातावरण है। किसान आंदोलन पिछले लंबे समय से चल रहा है और कल आप राजभवन कूच करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? पिछले लंबे समय से जो मांगे हैं किसानों की, सरकार अपना पक्ष है उनका और किसानों का अपना पक्ष है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये निर्देश पूरे देश के कांग्रेस जनों को प्राप्त हुआ है कि वो किसानों के पक्ष में राजभवन जाएं और राज्यपाल जी को ज्ञापन दें कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसी दृष्टि से पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़े उत्साह के साथ यहाँ भी है। हजारों की संख्या में कल लोग राजभवन कूच करेंगे और ज्ञापन देंगे। त्रिवेंद्र सरकार का नारा है जीरो टॉलरेंस का। अभी उनकी ही सांसद ने पत्र लिखा सीएम को
शिप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड में एक बड़ी अनियमितताओं का उन्होंने खुलासा किया। इससे पहले श्रम बोर्ड का मामला सामने आया। किस तरह से देखती है, क्या सरकार जीरो टॉलरेंस का जो नारा है उस पर कायम है? देखिए, हमने तो विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था कि भ्रष्टाचार चरम पर है और उसकी शुरुआत हमने इनसे भी पहले जो विकास प्राधिकरण है उनके माध्यम से उदाहरण देना चाहे, पर वो इसका उत्तर ये कह के कि ये न्यायालय में प्रकरण है, हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, नहीं दिया उन्होंने उत्तर। अब उन्हीं के लोगों ने वहाँ कार्यस्थगन के रूप में प्रस्ताव लाए, पुल बनाने पर, सड़क बनाने पर नाराज़गी दिखाई, व्यक्ति विशेष को दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जीरो टॉलरेंस केवल नारा है, खूब जम के भ्रष्ट आचरण अपनाए जा रहे हैं, बिना पैसे के कोई काम इस सरकार में नहीं हो रहा है। हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, हरीश रावत जी को कांग्रेस की रीति नीति सब मालूम है, वो पुराने आदमी हैं, अनुभवी भी हैं, स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके। जब उनका चेहरा घोषित हुआ था तब भी हाईकमान से हुआ था, क्योंकि जब नारायण दत्त तिवारी बने तब भी वो चाहते थे वो बने, जब विजय बहुगुणा बने तब भी वो चाहते थे वो बने, लेकिन जब अंततः उनका चेहरा घोषित हुआ तभी वो बने। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये प्रदेश संगठन के हाथ में नहीं है कि वो उन्हें चेहरा घोषित कर दें। वो राहुल जी सोनिया जी से मिलें और अपना चेहरा घोषित करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैडम, आपको नहीं लगता है कि 2017 में जिस तरह से मोदी मैजिक चला, 2022 का जो चुनाव है वो राज्य स्तर पर होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री के कामकाज है, मौजूदा सरकार के जो कामकाज है उस आधार पर वोटिंग होनी चाहिए? तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक रणनीति रहेगी अगर राज्य के जो दोनों दल हैं उनमें आपसी टक्कर हो? देखिए, यहाँ तो इलेक्शन होगा ही कांग्रेस और बीजेपी में, और बीजेपी की सरकार पूरे 4.5 साल हो चुके, जनता देख चुकी और बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने ऐसा उत्साह और उबाल तो देखा ही, मेरे यहाँ मोहल्लों से निकल के हज़ारों नवयुवक आ रहे हैं, इस बार हम आपके साथ रहेंगे। अब हमने ये नहीं पूछा पहले कहाँ थे, तो इसका मतलब साथ रहेंगे माने हम परेशान हो चुके हैं, बेरोजगारी है, रोटी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं है हमारे पास, तो उत्साह के साथ आ रहे हैं। पूरा वातावरण बीजेपी की सरकार को हटाने का बन चुका है। अब ये हम लोगों को तय करना है कि कैसे हम उन्हें हटा पाएंगे, अपनी रणनीति तय करनी है। आपने पिछले दिनों कहा था कि कुछ नेता भाजपा के आपके संपर्क में हैं। वो तो रहते ही है, कोई खास इसमें बात नहीं, कोई आज नई बात नहीं। जो लोग भी राष्ट्रीय राजनीति या देश की राजनीति में काम करते हैं उनके संपर्क में कोई दलों में दुश्मनी थोड़ी होती, सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपना दुख सुख कहते हैं। ऐसे हमारे पास भी कई लोग हैं जो अपना दुख सुख कहते चाहते, इच्छा जताते, परंतु हम उसमें भी हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी नीतिगत प्रश्न है और नीतिगत प्रश्न में हमें सहमति लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई सहमति मिलेगी तभी हम इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ये थी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। कल कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर राजभवन कूच करेगी, उस पर कांग्रेस की क्या रणनीति है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने तमाम जो जानकारी है वो दी, और अन्य मुद्दे जो राज्य के हैं उनको लेकर भी हमसे बातचीत की। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। उधर मसूरी में कांग्रेस पार्टी के जरिए 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिला और पुरुषों ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेस परिवार में शामिल हुए लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देश की जनता बीजेपी की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी नीतियों को अपनाकर जनता के हितों से खेलने का काम कर रही है। आज किसान सड़क पर है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, तीर्थ पुरोहित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देवी आपदा प्रबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। और उन्हें ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जिस 2022 के लिए कमर कस चुके हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस की जो है प्रदेश में सरकार लाना चाहते हैं 2022 में। उसी के परिप्रेक्ष्य में जन जन तक हर जगह जाकर जो है कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान की जा रही है और मजबूती दिखाई भी दे रही है। आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने जो है ससम्मान कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है। आज कुछ लोग नहीं आए, कुछ और आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार के बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और मसूरी से भी
कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो बनेगा वो जीतेगा। निश्चित रूप से जो प्रदेश के हालात हैं और सरकार लगातार जो है जनहित के विरुद्ध निर्णय लेने का काम कर रही है, करने का काम कर रही है। आम जन आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, तीर्थ पुरोहित संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तोहफे में प्राधिकरण जो है इस सरकार ने देने का काम किया है। ये भी आपदा प्रबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ने में सरकार पूरी तरीके से जो है अक्षम साबित हुई है। इसलिए उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और जिसकी परिणति आपने आज यहाँ मसूरी में भी देखी कि कई लोगों ने कांग्रेस की स्वीकार नहीं की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार के जीरो टॉलरेंस के नारे को जुमला करार दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक खुद ही भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भी सीएम को पत्र लिखकर पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार होने की बात कही है। सांसद मेनका गांधी ने मामले में सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने शासन स्तर पर ही जांच समिति गठित की है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता सरकार की कार्यप्रणाली को देख रही है और 2022 के चुनाव का इंतजार कर रही है। त्रिवेंद्र जी ने एक जुमला दिया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। आज सरकार पर सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वही बार बार जो है प्रहार करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो आपके सामने है। विधायकों द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया वो भी आपके सामने है, वो भी भ्रष्टाचार को लेकर के लाया गया है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है। सिंचाई मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में जो झील बनी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और अब मेनका गांधी जी ने कहा है कि पशुपालन जो विभाग है उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने तो कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो है स्थानीय स्तर पर जो जांच बैठाने का काम किया है। कर्मकार बोर्ड हुआ आपके सामने, उसमें भी बड़े व्यापक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार हुआ। उसमें भी जो है इसी तरह से खुर्द-बुर्द करके जो है विषय को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी एक नीति बनाकर चल रही है और हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। हरदा ने कहा कि वर्तमान सीएम द्वारा कोई सार्थक कार्य नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही हरदा ने विधायक करण माहरा को सीएम के लिए प्रोजेक्ट किए जाने के सवाल पर कहा कि यदि नई पीढ़ी आगे आती है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी चेहरा बनाया जाए मैं उसके साथ, हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। भाजपा एक रणनीति बना करके चल रही है, वो हर चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर देती है और उससे उनको चुनाव में बड़ा एडवांटेज मिलता है। हम चाहते हैं उनकी जो ये स्ट्रेटजी है, जो ये लाइन है, उस लाइन को हम अपनी लाइन से डिस्टर्ब कर दें। और वो तभी हो सकता है जब हम लोकल मैन भर से लोकल मैन, लोकल इश्यूज भर से लोकल इश्यूज करें। और इसलिए मैंने ये सुझाव दिया है कि आप लोग यदि उत्तराखंड में चुनाव जीतना है तो उसके लिए इस पर भी विचार करिए, इस ऑप्शन पर भी विचार करिए। हरिद्वार में बड़ी धूमधाम के साथ कैलाशानंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध गायक अनुराधा पौंडवाल, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई लोग शामिल हुए। पट्टाभिषेक से पहले कैलाशानंद गिरी महाराज रथ पर शोभा यात्रा निकालते हुए आश्रम दक्षिण काली मंदिर से निरंजनी अखाड़े तक पहुंचे। भव्य कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा भी की गई। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी और प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौंडवाल ने भी मंच से भजन गाकर शुभकामनाएं दी। आज
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज को निरंजन पीठाधीश्वर की उपाधि दी गई। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वरों ने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया। आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा ये भारत के इतिहास में 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा है। उस अखाड़े का आचार्य पद पर अभिषिक्त होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अपने में बहुत बड़ा विषय है। अपितु मैं समझता हूँ कि यह पद बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ दायित्व तो बहुत बड़ा है। मैं इस दायित्व का निर्वहन कैसे कर सकूँ, उसके लिए मुझे कार्य करना है। उधर राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम और जागरूकता को लेकर पशुपालन विभाग के जरिए देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पंतनगर से आए वैज्ञानिकों ने मुर्गी पालकों को बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी। संगोष्ठी में विभागीय मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। संगोष्ठी के बाद पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य बर्ड फ्लू के प्रति जागरूक करना है। पंतनगर से आए वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कई जरूरी जानकारियां दी। पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी जंगली पक्षियों में ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। फिलहाल राज्य का पोल्ट्री सेक्टर सुरक्षित है, इसलिए लोग चिकन और अंडे अच्छी तरीके से पकाकर खा सकते हैं। अगली अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 154 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद अब 94,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 94,324 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में 24 घंटे में 187 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 88,948 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 94% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 2,510 एक्टिव केस हैं और उत्तराखंड में आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 1,596 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 187 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि कई ऐसे मरीज भी हैं जो कि नए मामले सामने आए हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।